इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन की। सिर्फ 2 पॉइंट्स मैंने उसमें क्लियर किए थे। आज वैसे 6 होते हैं जैसे मैंने पहले बताया था, तो आज मैं बाकी के सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाली हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है, एसेंशियल्स क्या है किसी भी कंसिडरेशन को एक वैलिड कंसिडरेशन बनाने के लिए। थर्ड पॉइंट है, इट कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन। या तो पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है या फ्यूचर कंसिडरेशन हो सकता है। तो अब ये 3 चीजें हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पहले से शुरू करते हैं। पास्ट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? पास्ट कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कोई कंसिडरेशन पहले दिया गया हो प्रोमिसर से, यानी कि जिसने प्रॉमिस किया है कंसिडरेशन देने का, उसे हम लोग पास्ट कंसिडरेशन कहते हैं। प्रॉमिस से पहले कोई कंसिडरेशन दिया गया हो प्रोमिसर की तरफ से, अर्लियर देन द प्रॉमिस गिवन बाय द प्रोमिसर। ऐसे समझेंगे, अर्लियर than the promise given by the promiser। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि किसी ने कहा कि, मान लीजिए ए ने बी से कहा कि तुम अगर मेरा डॉग खो गया है, अगर तुम मेरा डॉग को ढूंढ करके लाते हो तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। ये उसने कंसिडरेशन कब दिया? अभी जिसको जो प्रॉमिस ही था उसने एक्सेप्ट नहीं किया है उसके ऑफर को। जो कुछ भी उसने ऑफर दिया कि अगर तुम ढूंढ करके लाते हो, लेकिन वो देने से पहले ही, उसका एक्सेप्टेंस मिलने से पहले ही जो है वो प्रॉमिसर ने कह दिया कि अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। 100 रुपए कंसिडरेशन उसने रख दिया। यही केस होता है पास्ट कंसिडरेशन का। कोई भी प्रॉमिस जो प्रॉमिसर ने पहले कर दिया है कि मैं तुम्हें ऐसा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, तुम्हें इतना दूंगा या कुछ भी। यहाँ पे क्या था कि उसने बोला, ए ने बी से कहा कि अगर तुम मेरा डॉग ढूंढ करके लाते हो, अगर तुम इसको एक्सेप्ट करते हो मेरे इस ऑफर को और तुम मेरा डॉग ढूंढ करके लाते हो तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। यहाँ उसने कंसिडरेशन पहले ही तय कर दी। इसी को हम लोग पास्ट कंसिडरेशन कहते हैं। प्रेजेंट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा होगा। पास्ट का मतलब तो हमने ये जान लिया कि पहले ही, प्रॉमिस से पहले ही, डेट ऑफ द प्रॉमिस से पहले ही कंसिडरेशन जो दे दिया जाता है उसे हम पास्ट कंसिडरेशन कहते हैं। प्रेजेंट कंसिडरेशन का ये मतलब होता है कि प्रॉमिस और कंसिडरेशन जो है वो साइमल्टेनियसली हो रही हो तो हम उसे प्रेजेंट कंसिडरेशन कहते हैं। ऐसे समझिए, मान लीजिए आप शॉपकीपर के पास गए, आपने उनसे कहा कि मुझे ये सामान चाहिए। आपने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंसिडरेशन। आपने उसके बदले में पैसे दिए और उसके बदले में उन्होंने सामान दिया। तो आपकी तरफ से क्या कंसिडरेशन था? आपका पैसा। और उनकी तरफ से क्या कंसिडरेशन था? जो सामान उन्होंने दिया। तो जो कैश सेल्स में ऐसा होता है, यानी कि, और जैसे मान लीजिए डिलीवरी आपको करवानी है सामान की, तो आपने उसके बदले में पैसे दिए और उन्होंने उसके बदले में आपको रिसीट दी कि ठीक है, इस समय तक डिलीवरी हो जाएगी। इसका यही मतलब होता है प्रेजेंट कंसिडरेशन का, कि प्रॉमिस और कंसिडरेशन जब साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे होंगे एट द सेम टाइम। साइमल्टेनियसली का मतलब ये है कि एट द सेम टाइम जब दोनों चीजें वर्क कर रही हैं तो हम उसे प्रेजेंट कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट का हो गया हो और उसके बाद कंसिडरेशन डिसाइड किया जाए, यानी कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इज गिवन और द कंसिडरेशन इज डिसाइडेड। ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने किसी शॉपकीपर से कहा कि मुझे 10 किलो चावल चाहिए, लेकिन आपका शॉपकीपर आपसे कहता है कि मैं 10 दिन बाद उसे डिलीवर कर पाऊंगा। तो ये फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया उसका। जब वो 10 दिन बाद जब वो डिलीवर करेगा तब आप उसे पैसे देंगे। तो कंसिडरेशन का पूरा प्रॉमिस, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसने प्रॉमिस आपसे कर दिया कि वो 10 दिन बाद आपको सामान, आपका जो चावल है वो आपको 10 दिन बाद डिलीवर करेगा। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन जो उसका कंसिडरेशन है वो बाद में दिया जाए, तो उसे हम फ्यूचर कंसिडरेशन कहते हैं। यहाँ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपके शॉपकीपर ने आपसे प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको 10 दिन बाद 10 किलो चावल आपके घर पर भिजवा दूंगा और तभी आपको पैसा पे करना है। तो उसकी तरफ से क्या हो गया कि वो आपको राइस देगा 10 किलो 10 दिन बाद, यानी कि ये फ्यूचर कंसिडरेशन है। 10 दिन बाद वो उसकी तरफ से कंसिडरेशन आपको मिलेगा राइस का, और फिर 10 दिन बाद ही आपको, जब राइस की डिलीवरी होगी तो आपको पेमेंट करना है।
तो ये 3 तरह के कंसिडरेशन हो गए, पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन। यही एक एसेंशियल है जो कोई किसी भी कंसिडरेशन को वैलिड कंसिडरेशन बनाता है। फोर्थ क्या है इसमें, इट मस्ट बी रियल एंड पोजेसेस वैल्यू। जो कंसिडरेशन है वो रियल होना चाहिए और उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए इन द आईज ऑफ लॉ, तभी किसी कंसिडरेशन को गुड कंसिडरेशन या वैलिड कंसिडरेशन कहा जाता है। इसका एक केस है व्हाइट वर्सेस ब्लूट का। इसमें क्या होता है, जो एक्स होता है वो अपने फादर से बार बार मतलब फादर वाई से बार बार कंप्लेन करता है कि जो मुझे प्रॉपर्टी मिली है वो मेरे ब्रदर्स से कम मिली हुई है। ये बार बार उसे अपने फादर को कंप्लेन करता है। तो इनके फादर कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम कंप्लेन करना बंद कर देते हो तो जो भी तुम्हारा जो डेप्थ है, यानी कि जो तुम्हें लोन चुकाना पड़ रहा है, वो मैं माफ कर दूंगा। वाई ऐसा कहते हैं, यानी कि उनके जो फादर, एक्स के जो फादर हैं, वो ये चीज कहते हैं। और फिर क्या होता है, तो इसमें कोर्ट डिसाइड करती है कि ये कोई गुड कंसिडरेशन नहीं था कि सिर्फ वो उनका जो बेटा है, जो एक्स है, वो अपने फादर को बोर ना करे, इस वजह से उन्होंने ये कंसिडरेशन दिया, जिस कंसिडरेशन को हम वैलिड नहीं मान सकते, लीगल नहीं मान सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कंसिडरेशन होना चाहिए उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए इन द आईज ऑफ लॉ। कोर्ट की नजरों में, लॉ की नजर में कोई वैल्यू होनी चाहिए, तभी कोई कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन बन सकता है। इस तरह का कंसिडरेशन कि वो अपने फादर से बार बार कंप्लेन ना करे, इस वजह से उन्होंने ऐसा कह दिया, तो ये नहीं हो सकता, जिस वजह से जो एक्स था वो फिर भी लायबल था अपना, जो इसके फादर होते हैं, जो इनके फादर होते हैं एक्स के, उनकी डेथ हो जाती है। तो उनके जो ब्रदर्स थे, वाइट उनका एक ब्रदर था जिन्होंने इन पर केस किया, इनके लिए इनके सूट फाइल किया। तो निष्कर्ष ये निकल करके आया कि उन्हें वो लायबल थे डेप्थ भरने के लिए। इन्होंने डिफेंड किया कि भाई हमारे फादर ने कहा था कि अगर आई विल स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट माई ब्रदर्स, अबाउट द प्रॉपर्टी विच दे हैव गॉट मोर देन मी, तो उनके फादर कहेंगे कि भाई ठीक है, हम तुम्हारा डेप्थ खत्म कर देंगे, लोन तुम्हें नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन इट वाज नॉट अ गुड कंसिडरेशन, तो कोर्ट की नजरों में गुड कंसिडरेशन नहीं था, जिस वजह से एक्स फिर भी लायबल थे अपने डेप्थ को भरने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है, इट मस्ट बी समथिंग अदर देन द प्रॉमिसेस ऑब्लिगेशन। अगर कोई पर्सन किसी चीज के लिए लीगली बाउंड है, तो फिर आप उसके ऊपर से उसे कोई कंसिडरेशन देकर अपना प्रॉमिस कंप्लीट नहीं कर सकते। ऐसे समझिए, इस केस के थ्रू पोलिस वर्सेस गॉडफ्रॉय में क्या होता है कि जो ए होता है उसके पास पहले से ही एक ऐसे समझिए कि कोई लेटर आता है कि तुम्हें बी के खिलाफ, या ऐसे समझिए कि इस केस में एविडेंस के तौर पे तुम वर्क करोगे, और मतलब कि कोर्ट के सामने तुम्हें ये चीजें कहनी है, जो कुछ भी तुमने देखा या जो कुछ भी था वो तुम एज अ एविडेंस इस केस में वर्क करोगे। तो क्या होता है फिर बाद में जो इस केस में इन्वॉल्व होता है, यानी कि बी इस केस में इन्वॉल्व होता है, वो कहता है कि भाई तुम मेरी वजह से तुम्हें ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब ट्रबल्स, केस में आना जाना करना, कोर्ट में आना जाना करना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हें इसके बिहाफ पर पैसे दूंगा। लेकिन ए को पहले से ही वो जो ए के पास पब्लिक ड्यूटी थी उसकी, ये क्योंकि कोर्ट की तरफ से उसके पास लेटर आया था कि आपको भाई पेश होना है एज अ एविडेंस, एज अ विटनेस, यू कैन से कि आपको एज अ विटनेस पेश होना है कोर्ट में। लेकिन बी ने उससे बाद में क्या कहा कि मैं तुम्हें सब जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी वजह से उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि जो बी होता है वो ये पैसे नहीं दे पाता, मतलब पैसे नहीं देता या नहीं दे पाता, तो ए क्या करता है, उसके खिलाफ सूट फाइल करता है कि इन्होंने कहा था कि भाई ये मुझे पैसे देंगे, मुझे अपना पैसा चाहिए, आई वांट टू रिकवर माय मनी। तो इस केस में कोर्ट कहती है कि नहीं, यू वर अंडर अ लीगल ड्यूटी, यू वर अंडर अ पब्लिक ड्यूटी। अगर ऐसे ही कोई बात हुई होती, बाहर बाहर हमारी तरफ से कोई लेटर ना गया होता, तो इट वाज कि हाँ भी आपको पैसे देता, वो आपके बाहर बात की बात थी। लेकिन आप लीगल ड्यूटी के तहत ऐसा नहीं हो सकता। आपकी जो ये सब जो हो रहा था वो ऑब्लिगेशन था, लीगल ऑब्लिगेशन था, कोर्ट की तरफ से आपके पास ऑलरेडी लेटर आ चुका था। अगर लेटर ना आया होता तो फिर
अगर लेटर ना आया होता तब बी उसे पैसे दे सकता था, लेकिन कोर्ट की तरफ से ऑलरेडी ए के पास लेटर आ गया था, इस वजह से बी वॉज नॉट लाइबल, बी को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं थी, हालांकि उसने कह दिया था, बट इट वॉज नॉट अ कंसिडरेशन देन टू। इसीलिए कहते हैं कि इट मस्ट बी समथिंग अदर देन द प्रोमिसर्स ऑब्लिगेशन। अगर किसी लीगल ड्यूटी के अंदर या पब्लिक ड्यूटी के अंदर या लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर कोई चीज है तो इट इज अ नो कंसिडरेशन। सिक्स्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, इट मस्ट बी लॉफुल। जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी पब्लिक पॉलिसी को वो अपोज करता हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे समझिए कि एक्स ने वाई से कहा कि अगर तुम जेड को मारोगे, यानी कि उसके एनिमी को मारोगे, एक्स के एनिमी को अगर वाई मारता है तो एक्स उसे 1000 रुपए देगा मारने के। भैया वाई जो है वो मार देते हैं जाकर, जब वो मार देते हैं तो उसके बाद जब वो एक्स से पैसा रिकवर करने जाते हैं तो एक्स उन्हें मना कर देता है। तो क्या ऐसे केस में वाई कुछ कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ये कंसिडरेशन अनलॉफुल था, लॉफुल नहीं था, इट वॉज अनलॉफुल। किसी को मारना इट इज इलीगल, भले ही उन्होंने किसी के भी कहने पे किया हो, बट किसी को मारना इट इज इलीगल। तो जो कंसिडरेशन था वो अनलॉफुल था, इसीलिए कहते हैं अगर कंसिडरेशन लॉफुल है तभी वो एक वैलिड कंसिडरेशन बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो सिक्स पॉइंट्स थे इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन या इसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन में। मैंने 6 पॉइंट्स आप लोग को आई होप क्लियर हो गए हो। अगर नहीं क्लियर हुए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी प्रॉब्लम होगी आई विल श्योरली सॉल्व इट। थैंक यू।